प्रमुख मारियो द्रागी के बयान से राहत मिलने के बाद यूरोपीय बाजारों में 3% की तेजी, एशिया में मजबूत कारोबार और एसजेड 0.5% ऊपर। उत्पादन में कटौती के आसार से कच्चे तेल में तेजी कायम। नाइमेक्स क्रूड फिर से $30 प्रति बैरल के ऊपर निकला, लेकिन शेयर बाजार में तेजी से सोना फिसला। यूके सिन्हा बने रहेंगे सेबी चेयरमैन, सरकार ने जारी किया 1 साल का एक्सटेंशन। सीएनबीसी आवाज दे दी थी सबसे पहले खबर। और एक्सपोर्ट्स लगातार 14वें महीने गिरा, जनवरी में 13% की गिरावट, लेकिन इंपोर्ट में गिरावट से व्यापार घाटा $7.5 अरब पर सिमटा। दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से बेहतर मजबूती के संकेत और कल की शानदार रिकवरी के बाद क्या बाजार आज और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे? साथ ही एफआईज की दमदार शॉर्ट कवरिंग और डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी का सहारा मिलेगा। तो ऐसे में क्या होंगे लेवल्स अहम और कहां हैं आपके लिए कमाई के मौके? इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिद्धि। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। और मारियो द्रागी के उस बयान में अनिल, देखिए आप यूरोप के बाजारों में जान फूंक दी। सेंट्रल बैंकर्स ही इस समय देखिए बाजार को चलाने का कुव्वत रखते हैं, ये कहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत कर देंगे मार्च से, जिसके चलते रौनक देखने को मिली है दुनिया भर के बाजारों में। और कच्चे तेल ने भी सहारा देने का काम किया है भारतीय बाजारों को भी। आज ऐसा लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन से सेक्टर स्टॉक में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी? सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव कल देखने को मिला था वो कंटिन्यू रहेगा आज, और कौन सा लेवल है जिस पर आपकी नजर है? देखिए, फिलहाल तो कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जिससे हम ये माने कि ये शॉर्ट कवरिंग और आगे नहीं बढ़ेगी, और हो सकता है जैसे जैसे हम आगे बढ़े थोड़ी बहुत और खरीदारी भी होती हुई नजर आए। आज जो अहम लेवल है वो नीचे की तरफ 7100 का है, तो जब तक आप 7100 के ऊपर बने हुए हैं तब तक घबराने की जरूरत है नहीं। तब तक आप ये मानकर चलें कि रिकवरी थोड़ी और बढ़ने वाली है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ज्यादा सेफ लेवल लेना हो तो 7050 से लेकर 7100 ये वो रेंज है 50 पॉइंट की, जो अहम सपोर्ट के तौर पर बाजार में सामने आती हुई दिख रही है। और अगर इस हफ्ते हम इन लेवल्स को होल्ड कर पाए, इसके नीचे फिर से ना फिसले, तो फिर ये बात पुख्ता हो जाएगी कि 6870 पर आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा बेहद स्ट्रॉन्ग बॉटम बना लिया है। और उसके बाद आप बजट तक शायद आसानी से बाजारों को नीचे जाते हुए नहीं देखेंगे। तो उसके लिए 7050 7100 को होल्ड करना इस हफ्ते जरूरी होगा। लेकिन 7200 7250 के पार निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी बेहद जबरदस्त बढ़ती हुई दिखेगी, और खासतौर से एफआईज की तरफ से, क्योंकि कल के सेशन में घरेलू फंड्स ने ज्यादा खरीदारी की। तो मेरी राय आज के लिए ये होगी कि 7100 के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी करके चलें 7200 7250 के लक्ष्य के लिए। यहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 14100 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। 14500 एक अहम लेवल था जो हमने कल दिया था, वहां पर बाजार ऑलरेडी अपने लेवल्स को छूकर लगभग उसके आसपास बंद हुआ है। तो यहां से कुछ और खरीदारी बन सकती है जो बैंक निफ्टी को 14800 के आसपास तक ले जा सकती है। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में मैं अभी भी देख रहा हूं अच्छी खासी मजबूती बन सकती है कल की तेजी के बावजूद। कुछ ऑटो स्टॉक्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, तो खरीदारी का माहौल अब भी बनेगा। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और होनी बाकी है। फ्रेश खरीदारी जिस तरह से बढ़ी है उसको देखते हुए सबसे बेहतरीन मौके अगर आज कहीं आपके लिए तेजी के हैं, ट्रेडिंग के हैं, तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बनेंगे। चलिए, मिड कैप और स्मॉल कैप पर ज्यादा नजर रखिए। तो अनिल, लगता है कि 2 दिन जो हरे निशान में बंद हुए हैं भारतीय बाजार, आज हैट्रिक चांस है। अगर क्लोजिंग कम से कम ग्रीन के साथ होती है तो पूछते हैं एक्सपर्ट से वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। सिमी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है कि बेयर्स की जो पार्टी थी वो खत्म हो गई है और बुल्स की पार्टी शुरू हो गई है? गुड मॉर्निंग हेमंत, अनिल जी। अभी बुल्स की पार्टी शुरू हो गई कि नहीं वो तो नहीं कह पाएंगे, पर कल का जो स्ट्रेंथ था वो आज मेंटेन होगा तो बहुत अच्छा है। रहा सवाल आज की ट्रेडिंग की, तो मैं ये कहूंगी कि आज अगर बहुत गैप अप खुल गया तो मैं शायद निफ्टी बाइंग अवॉइड करूंगी, क्योंकि जैसे अनिल जी कहा है कि 7200 से 7250 निफ्टी का टारगेट है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद मतलब हो सके निफ्टी अगर 7200 के आसपास ना खुले तो ही बेहतर है, क्योंकि नीचे आने से हम लोग ले सकेंगे। नीचे अगर खुलता है या फ्लैटिश खुलता है तो भी हम ले पाएंगे। हम लोग का टारगेट 7200 से 7240 का ही है अपसाइड
साइड में, क्योंकि मुझे जो लगता है निफ्टी का जो भी चार्ट मैंने देखा है, बहुत जल्दी निफ्टी 7200 से 7240 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा, ऐसा नहीं लगता है। अगर उस रेंज के आसपास निफ्टी खुल जाए तो मैं बाइंग अवॉइड करूंगी, नहीं तो फ्लैटिश खुलता ही, ये थोड़ा सा 10-15 पॉइंट का डाउन साइड में खुलता है तो लेने में मजा आएगी, क्योंकि ऊपर में मेरा टारगेट 7200 से 7240 का ही है, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल, और यही उम्मीद सी में हम कल भी कर रहे थे कि थोड़ा नीचे खुले या ज्यादा ऊपर ना खुले तो बढ़िया, लेकिन बाजार मौके दे नहीं रहा है, चाहे फिर वो स्टॉक्स हो या फिर निफ्टी गैप से ऊपर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद खरीदने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन विकास क्या हिम्मत लौटती दिख रही है? आप करेंगे खरीदारी निफ्टी में? देखिए अनिल जी, बिल्कुल बाजार में खरीदारी करने के लिए ही मौका लगता है, बट चूंकि आज बाजार एक गैप अप खुलना है और अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है तब फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है बाजार में इंट्राडे करेक्शंस या आपका अगर बजट तक का व्यू है तो बीच में 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शंस बिल्कुल होने की चांसेस है। उन दिनों में खरीदारी करेंगे और फिर उस पोजीशन को मेंटेन करेंगे तो वो एक अच्छी रणनीति होगी। बाकी आज के बाजार के लिए मुझे लगता है जो गैप अप खुलने के बाद जो इंट्राडे अगर कुछ वीकनेस आती है बाजार में, तब उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। डिप्स में खरीदारी करिए, कमजोरी में खरीदारी करिए, ये राय विकास की तरफ से आती हुई। तो देखिए अभी भी जो है ना, मूड जो है पूरी तरह से सबका बुलिश हुआ नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ दिन की कम से कम तेजी बन जाए, हो जाए, उसके बाद ही सब लोग तेजी में आए, पूरी तरह से तेजी में आए, ऐसा बात करके सेंस लग रहा है इस समय मार्केट में। लेकिन आप देखिए ये सेंस इसलिए भी लग रहा है क्योंकि एफआईआईज का आंकड़ा जो कैश मार्केट का है, कम से कम 1312 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी है कल। 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, 550 पॉइंट से ज्यादा की तेजी सेंसेक्स में हुई और उसमें कैश मार्केट में बिकवाली का फिगर, ये थोड़ा मूड खराब करने वाला है। हालांकि एफएनओ में उन्होंने अच्छी खरीदारी करी है। ये आंकड़ा इसी और इशारा कर रहा है कि पूरी दुनिया भर के बाजारों में शॉर्ट कवरिंग रैली हो रही है और वो भारतीय बाजारों में भी दिखी है। और ये लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है शुक्रवार के बाद का, जहां पर आपको वायदा कारोबार के आंकड़े काफी बेहतर दिख रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली है, बड़ी बिकवाली है और वो लगातार है, और यही वजह की बाजार इतने समय से आपको कमजोर दिख रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वायदा कारोबार के आंकड़े ज्यादा अहमियत रखते हैं और वो आंकड़े लगातार दूसरे दिन बेहद पॉजिटिव। और कल ही हम यही बात कर रहे थे कि वायदा कारोबार के आंकड़ों के बेसिस पर साफ नजर आ रहा है कि एफआईआईसी इस वक्त शॉर्ट कवरिंग के मूड में, शॉर्ट करने की मूड में नहीं। और कल भी आप देखिए 915 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआईसी ने खरीदे हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी हुई वो बेहद दमदार है। अगर 1300 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईआईसी करते हैं, सामने 1240 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदते हैं, तो नेट स्टॉक्स में उनकी बिकवाली नहीं है, मुश्किल से 50-75 करोड़ की बिकवाली है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है कि बिकवाली के एक तरह से रुकती हुई नजर आ रही है। सामने इंडेक्स फ्यूचर्स में वो खरीदारी कर रहे हैं। इवन ऑप्शंस में जो खरीदारी हुई उसमें भी काफी हद तक उनकी ऑप्शंस में भी जो मंदी की पोजीशंस थी वो कवर होती हुई दिखी है। तो ये बात तो तय है कि एफआईआईसी ने कल शॉर्ट कवरिंग के तौर पर अपना काफी कुछ सहारा दिया है। लेकिन सबसे बढ़िया आंकड़ा जो बाजार को पसंद आएगा वो डोमेस्टिक फंड्स का है। अगर 2000 करोड़ की डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी करते हैं, इसका मतलब एक सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये मिल रहा है कि उनके पास पैसा है। दूसरा ये कि वो कुछ लेवल्स का इंतजार कर रहे थे या फिर बाजार को स्टेबल होते हुए देखना चाहते थे, उसके बाद पैसा लगाना चाहते हैं। और तीसरा ये, इसमें सबसे बड़ा संकेत जो मिलता है वो ये कि जिस तरह से कई सारे मिड कैप्स 25 से 30%, 40% तक फिसले हैं पिछले कुछ दिनों में, डोमेस्टिक फंड्स का पैसा तो वहीं आने वाला है और ट्रेडर्स को सबसे बड़ी राहत, रिलीफ उन्हीं स्टॉक्स में मिलने वाली है जो इस तरह से तेजी से फिसल गए हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाला आंकड़ा वो है। यही इसी आंकड़े के दम पर मैंने कहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में ज्यादा बेहतर ट्रेडिंग के मौके आपके लिए बनेंगे। ओके, चलिए, तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। देखना होगा कौन से वो एफएनओ के शेयर हैं जहां पर काफी पिटाई हो चुकी है और एक अच्छी रैली बनेगी। इस सब पर बात करेंगे अनिल से, एफएनओ के क्यूज भी लेंगे। लेकिन पहले ये बताइए सिमी, अगर एक ट्रेड आपको आज के दिन करना हो तो कौन से शेयर में करेंगी और किस तरफ करेंगी? देखिए हेमंत, मैंने 3 ट्रेड ढूंढ के लाई हूँ मैं, और आपने सिर्फ एक ही ट्रेड पूछा, इसलिए मुझे बताना बहुत डिफिकल्ट होगा, पर मैंने 3 ट्रेड डिसाइड किया है कि मैंने 3 ट्रेड डिस्क्लोज करूंगी। मेरा तीनों ट्रेड ही टॉप है क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ कौन सा परफॉर्म करेगा। एक तो गेल में मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि गेल में आज एक शॉर्ट कवरिंग मैं देखना चाहती हूँ। 326 का स्टॉप लॉस के साथ मैं एंट्री लेने के लिए कहूंगी। मेरा टारगेट 345-46 का है, इंट्राडे में पॉसिबल है, हो सकता है। जेट एक और एक बाई पोजीशन है जिसमें मैं मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। 550-555 सपोर्ट एरिया है, अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो 546 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, जिसका टारगेट 584 से 591 का हो सकता है। जेट एवरेज टेक्निकली अच्छा लग रहा है। और एक सेल कॉल मेरे पास में है
एक इन्फोसिस का सेल कॉल, कल ये बहुत कोशिश करने के बावजूद भी 1100 के ऊपर सस्टेन नहीं किया था, इसलिए 1100 के आसपास कोई रैली मिलता है तो शॉर्ट करके देखेंगे। 1105 का स्टॉप लगाएंगे, नीचे 1070 से 1068 का टारगेट है। हो सकता है कि इंट्राडे में तीनों टारगेट मतलब अचीव हो जाएगा। इंट्राडे कॉल्स है तीनों। ओके, चलिए, तो ये हैं वो इंट्राडे कॉल्स। लेकिन इस समय आपकी स्क्रीन पर आती हुई खबर, पीएनबी ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों का नाम उन्होंने सामने रखे हैं और पीएनबी ने यूबी होल्डिंग को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। ये वो खबर आती हुई, तो यूबी होल्डिंग का शेयर देखेंगे किस तरह से आज के सत्र में रिएक्ट करता है, इस पर नजर बनी रहेगी। कल हमने देखा था 6% की मजबूती के साथ ये शेयर ने समाप्ति दी थी। यूबी होल्डिंग ये वो होल्डिंग कंपनी है जो विजय माल्या की कंपनियों के शेयर होल्ड करती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन विकास, ये बताइए, आपने कौन सा शेयर चुना है, आज कहां पर ट्रेड करेंगे? देखिए हेमंत, अगर एक ही शेयर के बारे में बात करनी है तो मुझे लगता है जिस तरह की रैली कल हमने कमोडिटी स्टॉक्स में, खास करके मेटल स्टॉक्स में देखी है, तो वो आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और उसमें मुझे टाटा स्टील, जिस तरह का कल वॉल्यूम और प्राइस का एक्शन उसमें था, तो मुझे लगता है आज भी वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो अगर वो बाजार खुलने में अगर कल के लेवल्स के आसपास मिलता है तो बिल्कुल खरीदारी करने का मौका होगा। और मुझे लगता है यहां से हम आज ही और 5% की अपसाइड देख सकते हैं स्टॉक में। ओके, टाटा स्टील में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। 13% मजबूती के साथ इस शेयर ने समाप्ति दी थी कल के सेशन में। ये शॉर्ट कवरिंग के चलते और ऊपर जा सकता है। अनिल, तो शॉर्ट कवरिंग काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, ऐसे तो संकेत मिल रहे हैं। ये बताइए, एफएनओ से भी क्या इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एफएनओ में 7100 कल के डेटा के मुताबिक बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि कल 7100 के पुट में 17 लाख शेयर नए जुड़े हैं। यानी कि जिन ट्रेडर्स ने 17 लाख शेयर ये शॉर्ट किए हैं, पुट बेचे हैं, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई है, वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि बाजार 7100 के बहुत नीचे ना जाए। और उसी लिहाज से सबसे अहम सपोर्ट के तौर पर ये आता हुआ दिख रहा है। अब ऊपर कितना जा सकता है, चूंकि बहुत ज्यादा डेटा ऊपर के बदले नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर की अपसाइड के लिए एक गुंजाइश खुली रखी है। 7200, 7250 पहला लेवल हो सकता है जहां पर जाने की कोशिश करें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, 7250 के पार जाना बाजार के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है, टिकना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि आप ये माने कि 6870 पे आपने बॉटम बना लिया। क्योंकि आपको याद होगा, 2 बार 7240 और 7250 का लो लगाने के बाद बाजार ने एक शार्प रिकवरी दी और तीसरी बार में हमने उस लेवल को तोड़ा है। इसीलिए अब वो लेवल ऐसा हो गया जो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर आप ये एकदम 100% कॉन्फिडेंस से मानना चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं कि आपने बॉटम देख लिया है पिछले हफ्ते, तो फिर 7250 के ऊपर जाकर निफ्टी को टिकने दें और उसके ऊपर ट्रेड करने दें, तो आप माने कि फिर आपने बॉटम बना लिया। तब तक अभी भी ये मार्केट उस लेवल पर जाकर एक बार अपना नीचे से जो वापस रिकवरी का करेक्शन पूरा करना था वो कर सकता। तो इन लेवल्स पर बेहद सावधानी से नजर रखने की जरूरत है, 7200, 7250। अब कल के सेशन में देखिए, बैंक निफ्टी में 3.25 लाख शेयर कम हुए, निफ्टी में 4 लाख शेयर कम हुए। जब इतनी जबरदस्त तेजी हुई है लेकिन उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है, इसका मतलब साफ है संकेत कि शॉर्ट कवरिंग रैली हुई है। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत और हो सकती है, लेकिन कल के सेशन में काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ओवरऑल संकेत साफ है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का दिन है। वो इसलिए कि 14500 का हमारा पिछला कल का लक्ष्य जो था वहां पर बैंक निफ्टी पहुंचा, कल वहीं क्लोज हुआ है। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में जो पुट में बना हुआ है वो 14500 पर ही है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग देना बेहद जरूरी है 14500 के ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो फिर बैंक निफ्टी में आपको जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। और अगर बैंक निफ्टी आज न चल पाए, 14500 के ऊपर न टिक पाए, तो फिर निफ्टी के लिए भी 7200 और 7250 के पार जाना काफी मुश्किल होगा। तो डायरेक्शन के लिए आज ज्यादा बेहतर होगा आप बैंक निफ्टी पर नजर बनाकर रखें। इसलिए बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। कल भी हमने देखा था अच्छा मूव देखने को मिला था, हालांकि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कल के सत्र में दिखाया था। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टॉप 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं आज निफ्टी को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। साथ ही ब्रेक के बाद ये भी आपको बताएंगे कि 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देखिए, बाजार में अच्छी तेजी आज फिर हो सकती है, एसजीएस निफ्टी यही संकेत दे रहा है। और हमारे टॉप 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं वो बताते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, आज अनिल पांचों के पांचों एक्सपर्ट तेजी करने के मूड में हैं। और आप देखिए, पुनीत किनरा कह रहे हैं कि आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस आज बनाएं, 7240 से 7280 तक जा सकता है आज निफ्टी।
7050 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया की राय भी निफ्टी पर है खरीदारी की। 7230 ये है उनका लक्ष्य और 7120 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना भी तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। 7260 तक के टारगेट्स हैं उनके। 7140 का एक स्टॉप लॉस भी रखने की राय है। राय प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव की भी खरीदारी की ही है और वो कह रहे हैं कि 7120 के स्टॉप लॉस से आप तेजी करके चले निफ्टी में। ऊपर का लक्ष्य 7200 और उसके बाद 7240। मलकानव्यू.com के विशाल मलकान भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं निफ्टी में। आज 7270 का टारगेट उनका। 7120 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो पांचों एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की तरफ और इस राय के मुताबिक जो रेंज साफ निकल कर आ रही है वो बता दूं आपको 7120 से लेकर 7140 ये 20 पॉइंट की रेंज करेगी बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ 7240 और 7280 ये है रेंज जहां पर बाजार में आपको करनी चाहिए मुनाफा वसूली। ये रेंज एकदम क्लियर कट साफ दिख रही है पांचों एक्सपर्ट की राय के मुताबिक। निफ्टी की तो बात हो गई, लेकिन अब फोकस करेंगे स्टॉक्स पर। कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए और जहां पर आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके, बताएंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया है अब ये जानने का कि टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले FIPB की तरफ से 10 FDI प्रस्तावों को मिली है मंजूरी और उसके चलते 3 स्टॉक्स पर नजर रखिए। सिप्ला यहां पर 145 करोड़ का इनका एक FIPB का प्रस्ताव मंजूर हुआ है विदेशी निवेश का। ग्लेनमार्क फार्मा और डेन नेटवर्क्स के प्रस्ताव भी मंजूर हुए। तो ये 3 स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर। यूबी होल्डिंग्स के लिए नेगेटिव खबर। पीएनबी ने इनको अब विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। याद रखिए कल सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे कि वो खुश नहीं है जिस तरह से बैंक्स ने विलफुल डिफॉल्टर के फ्रंट पर अब तक काम किया है। और ये भी खबरें आई थी कि ज्ञान संगम बैठक जो होने वाली है मार्च में बजट के बाद, उसमें उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। और अब ये खबर आती हुई पीएनबी की तरफ से कि उन्होंने विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। देखना होगा दूसरे बैंक किस तरह से और कंपनियों के नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल करते हैं। और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव खबर। टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग करने के लिए DOT से मंजूरी मिल चुकी है। तो भारती, आइडिया, आरकॉम ये 3 ऐसी कंपनियां जिनके लिए पॉजिटिव खबर है और इस पर एक्शन दिखेगा आज। गेल इंडिया, ONGC, ऑयल इंडिया के शेयरों पर भी नजर रखिए। यहां पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चर्चा यही चल रही है कि जल्द ही ओपेक और नॉन ओपेक देशों की एक बैठक होगी जिसमें प्रोडक्शन कट को लेकर सहमति बनेगी। आज भी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि वेनेजुएला भी उस बैठक में शामिल हो सकता है। तो इन सब खबरों के चलते कच्चे तेल में अगर उछाल देखने को मिलता है और तेजी बनती है तो केन जैसे शेयरों के लिए पॉजिटिव खबर। यहां पर और अच्छा मूव देखने को मिल सकते हैं। और पिछले वीकेंड पर आए नतीजों में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज्यादातर NPA डिस्क्लोज कर दिए, बता दिए हैं कि उनकी कितनी एसेट्स दिक्कतों में है। लेकिन अब बैंक पूंजी जुटाने में और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। 4000 करोड़ से ज्यादा की उनके पास जो एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, जिनमें रियल एस्टेट और बाकी दूसरी एसेट्स हो सकती है, उन्हें बेचकर पैसा जुटाएगी। और साथ ही विदेशी बाजारों में बॉन्ड बेचकर भी पैसे जुटाने की बैंक ऑफ बड़ौदा की योजना है। तो कैपिटल जुटाने की कोशिश बैंक ऑफ बड़ौदा की। देखना होगा कल के दमदार प्रदर्शन को आगे ये बैंक आज बढ़ा पाता है या नहीं। टॉप 5 स्टॉक्स लेकिन CNBC आवाज पर आ रहा है। बाजार में पैसा बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का भी बेहतरीन मौका। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है उसमें अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और आपको मिलेगी एक चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार।
चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisoryमंडी.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सिमी भौमिक और साथ ही विकास सेठी। और अब फोकस किया जाए बैंक निफ्टी पर, जिसने कल शानदार रिकवरी दिखाई है। 14,500 के आसपास जाकर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा है। सिमी बताएं, इससे पहले कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपसे राय लूं, कई सारे बैंक से जिस पर मैं जानना चाहता हूं, लेकिन पहले बैंक निफ्टी क्या 14,500 मेरे वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक अहम टारगेट दिख रहा है, क्योंकि वहीं पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का बना हुआ है। क्या उसके पार निकलकर आज क्लोजिंग दे सकता है? क्या कह रहे हैं चार्ट्स? देखिए अनिल जी, मेरे ख्याल से जो क्रिटिकल लेवल है 14,400 से 14,360 है। इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी मेंटेन कर रहा है तो बैंक निफ्टी खराब नहीं होगा। जो एग्रेसिव ट्रेडर है और इंट्राडे में शॉर्ट करना चाहता है वो 14,360 का ब्रेकडाउन का इंतजार करे और उसके बाद ही शॉर्ट ले। मेरे ख्याल से अपसाइड में 14,500 से 550 का रेंज काफी क्रूशियल हर्डल है, क्योंकि 550 के आसपास ही कल का हाई बना था। मैं इनिशिएट करूंगी लॉन्ग पोजीशन तब भी जब बैंक निफ्टी 14,550 का लेवल क्रॉस करके 15 मिनट सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर वहां पे मैं लॉन्ग ले रही हूं तो देखना पड़ेगा कि मेरा टारगेट कितना हो रहा है। 14,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो 200 पॉइंट का मिनिमम टारगेट ऊपर में 14,750 से 14,760 के बीच में बैंक निफ्टी जाके सेटल कर सकता है। पर एंट्री में 14,550 मतलब 450 जहां 550 जहां पे कल का हाई था उससे ऊपर ही लेने के लिए सजेस्ट करूंगी। 14,750 से 760 का टारगेट होगा अपसाइड में। नीचे जो शॉर्ट करके खेलना चाहता है 360 का ब्रेकडाउन के बाद ही शॉर्ट लेना पड़ेगा। ओके, ये राय बैंक निफ्टी पर निकल कर आई है अभी। लेकिन डिफेंस सेक्टर ये कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? विकास, आपसे जानना चाहता हूं, कल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो 2 अप्रैल से लागू हो जाएगी। डिफेंस कंपनियों में कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि जनरली हम देखते हैं बजट से पहले रेलवे, डिफेंस, कुछ एजुकेशन क्षेत्र, कुछ सिक पीएसयूज में भी तेजी देखने को मिलती है, लेकिन डिफेंस सेक्टर इन सब सेक्टरों में सबसे अच्छा दिख रहा है। बीईएल, एस्ट्रा, बीईएमएल, पिपावर डिफेंस, कौन सा शेयर आपको पसंद है? देखिए हेमंत, बिल्कुल ये बजट से भी डिफेंस क्षेत्र के लिए उम्मीदें हैं और जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वो एक बेहद ही पॉजिटिव रहेगा इस सेक्टर के लिए। और बाकी जहां तक डिफेंस जो क्षेत्र की कंपनियां हैं उसमें मेरी जो नजर रहेगी, एक तो भारत फोर्ज पे रहेगी। स्टॉक बहुत पिटा हुआ है और डिफेंस पे काफी अच्छा एक्सपोजर है, तो भारत फोर्ज एक स्टॉक रहेगा जिसपे नजर रखनी चाहिए। बाकी जो मिड कैप डिफेंस कंपनी, जो छोटी साइज की डिफेंस कंपनीज है, उसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव लुक्स गुड एट द करंट लेवल्स। और उसके अलावा एक एक्सिस केड्स करके एक कंपनी है जिसको जो भी डिफेंस के क्षेत्र में कारोबार करती है, स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है और यहां से मुझे लगता है कि बजट में जो डिफेंस से उम्मीदें हैं उनको देखते हुए यहां से एक तेजी बन सकती है। तो एक्सिस केड्स करके जो कंपनी है उस पर भी एक नजर रखनी चाहिए। ओके, एक्सिस केड्स ये एक स्टॉक है जो डिफेंस का कारोबार करता है, यहाँ पर आप नजर रखें। अगर खरीदारी करना चाहें तो डिफेंस के शेयरों में यहाँ पर एक मौका बन सकता है। लेकिन क्या टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी का मौका दिखता है विकास आपको? क्योंकि खबरें आ रही कि एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए डीओटी ने मंजूरी दे दी, यानी कि एंटीना हुए, टावर हुए, ये टेलीकॉम कंपनियां आपस में आसानी से शेयर कर पाएंगी, जो कि इनकी कॉस्ट बचाने के लिए आज से एक बड़ा पॉजिटिव कदम है। भारतीय आइडिया कल थोड़ी कमजोरी के साथ बंद हुए थे, आरको मामूली तेजी के साथ बंद हुआ था। कल मेरे ख्याल से ये एकमात्र सेक्टर ऐसा था जो थोड़ा नीचे बंद हुआ पूरी इतनी तेजी में। आज मौका है खरीदारी करने का? यदि हाँ तो इन तीनों में से क्या पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, कल के इतने बड़े जो तेजी हमने देखी बाजार में उससे एक टेलीकॉम ही ऐसा सेक्टर था जो कि वीक था और यहाँ पे जो न्यूज आई है वो एक पॉजिटिव न्यूज है सेक्टर के लिए और सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो काफी पिट चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आज एक बिल्कुल तेजी रहनी चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में। और विद इन द स्पेस जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, अगर आपको एक फंडामेंटल्स के लिहाज से देखना है तो आइडिया इन लेवल्स पे अच्छा लगता है। बाकी चूंकि आरकॉम में भी पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्टेड है, स्टॉक काफी पिट चुका है और जब सेंटीमेंट
सेंटीमेंट सुधरते हैं तो वहां पे एक बहुत अच्छा स्पर्ट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आरकॉम एक दूसरा स्टॉक रहेगा जिसपे दाव लगाना चाहिए, और हो सकता है कि अगर सेंटीमेंट सुधरते हैं और टेलीकॉम क्षेत्र के प्रति भी अगर सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं तो यहां से आरकॉम में इमीडिएटली 15-20% की अपसाइड देखी जा सकती है कुछ दिनों में। ओके, रिलायंस कम्युनिकेशन पसंद है, ये शेयर पर आपको नजर रखनी चाहिए टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर अगर आपको एक शेयर चुनना है तो। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ये वो स्टॉक है जो स्टॉक ऑफ द डे है कल का। अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली, अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव्स बने थे। आज यहां पर खबरें कुछ और आ रही हैं, कह रहे हैं कि एसेट्स बेच सकते हैं, विदेश से बॉन्ड्स के जरिए भी पूंजी जुटा सकते हैं। करीब 4000 करोड़ रुपए के फिजिकल एसेट्स हैं जो बेच सकते हैं। क्या इन सब खबरों के चलते ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव कल बना था ये और ऊपर जा सकता है? 22% की तेजी देखने को मिली थी सिमी कल इसमें, आज क्या कैसे अप्रोच करेंगी इसे? देखिए हेमंत, एक मेजर सपोर्ट जो 134 से 132 के बीच में है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा इस रेंज को होल्ड करेगा तो मुझे लगता है कि 150 तक रैली एक्सपेक्टेड है। 132 के नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा, कोई भी छोटा मोटा डीप के लिए इंतजार करना है, या करंट लेवल पर लेंगे तो 132 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे 150 से 154 का टारगेट रखेंगे। अभी भी खरीदारी किया जा सकता है क्योंकि काफी हद तक पीट चुका है और कल का जो वॉल्यूम के साथ जो बाइंग हुआ है मुझे लगता है कि आज मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आना चाहिए। 132 का स्टॉप लॉस फिर भी मेंटेन करेंगे। 132 स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, लेकिन कल इतनी बड़ी तेजी होने के बाद जाहिर सी बात है कि चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट जो आया है। स्टॉप लॉस आपका 132 के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा में अब भी रहा है खरीदारी की तरफ। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक्स के चार्ट्स पर आपसे राय लूं, सिमी तो बताएं उनमें से कौन सा पसंद है, किस चार्ट पर आपको ज्यादा मजबूती के, ज्यादा बेहतर होने के संकेत दिख रहे हैं? देखिए अनिल जी, प्राइवेट बैंक्स में एक तो कल का मार्केट में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छी तरीका से ऊपर आया है और मुझे लग रहा है स्ट्रांग है, पर दोनों ने कल का सेशन में जितना ऊपर आया है मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। मतलब शॉर्ट टर्म का जो भी टारगेट था मेरा एक्सिस बैंक का 415 से 425 का टारगेट था, उसी रेंज के आसपास एक्सिस बैंक बंद हो गया है। मतलब मेरी तरफ से और फ्रेश बाइंग वहां पे नहीं होगा। आईसीआईसीआई बैंक भी देखेंगे तो मेरा 210 से 215 का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट अचीव हो रहा है, तो उसमें भी मेरा बाई सजेशन नहीं होगा। एक स्टॉक येस बैंक जो कि टेक्निकली अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक से काफी बेहतर लग रहा है। येस बैंक, इंडसइंड बैंक एंड कोटक बैंक, ये तीनों बैंक टेक्निकल पैरामीटर्स में उस एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से बेहतर है। तो अगर लॉन्ग पोजीशंस लेना है तो मुझे लगता है कि उस तीनों में लेना चाहिए। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि कल का मार्केट में एक्सिस और आईसीआईसीआई जितना बड़ा रैली दिखाया था, बाकी तीनों बैंक उतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया था, तो उनमें अभी भी पोटेंशियल है लग रहा है। ओके, तो ये रहा है इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर। लेकिन विकास, कल जिस तरह से हमने देखा मेटल्स में एक अच्छी मूव देखने को मिला, आप क्या भरोसा करेंगे इस मूव पर? और किसी शेयर में आज भी तेजी की आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं क्या? कल एनएमडीसी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, हिंडाल्को, जेएसपी, इवन टाटा स्टील, देखिए क्या चले हैं ये शेयर, क्या चल सकते हैं दोबारा से? अच्छी तेजी बन सकती है यहाँ पर फिर से? देखिए हेमंत, थोड़ी देर पहले जब आपने एक स्टॉक चूज करने को कहा था तो मैंने टाटा स्टील ही सजेस्ट किया था। तो वैसे मुझे लगता है जो मेटल्स में कल तेजी देखने को मिली थी वो आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए और विद इन द स्पेस मुझे टाटा स्टील सबसे अच्छा लगता है। बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई और स्टॉक देखना हो तो इवन वेदांता, हिंडाल्को, फिर हिंदुस्तान जिंक में भी कल एक बहुत अच्छा स्पर्ट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक भी एक स्टॉक रहेगा जो आपके रडार पे होना चाहिए और आज उसमें भी तेजी होनी चाहिए। ओके, चलिए वक्त है विकास सेठी से विदा लेने का। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन एक ब्रेक का भी वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार दो नए एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने वाले। जी हाँ, वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और स्टॉक्स पर फंडामेंटल राय देने के लिए मेहरबून ईरानी। सिमी भौमिक हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त बाजार पर राय देने के लिए, तकनीकी राय के लिए सिमी भौमिक तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन अब निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के मेहरबून ईरानी बाजार पर फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए आदित्य अग्रवाल वे टू वेल्थ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आदित्य, क्या शॉर्ट कवरिंग रैली में और दमखम है? यदि हाँ तो कितना ऊपर जा सकते हैं? क्या अब भी निफ्टी खरीदना चाहिए? मॉर्निंग अनिल जी,
वेल डेफिनेटली ये जो कल जो हमने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है, हमको लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। ऊपर में 7240 का एक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। हमको लगता है यहाँ से और 70 से 80 पॉइंट का एक पुल बैक निफ्टी में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी काफी वीक है। ये जो रैली देखी है केवल पुल बैक रैली है, इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव किसी को लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि जो रैली है बहुत ज्यादा सस्टेन करेगी। 7240 के आसपास आके वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हाँ, अगर निफ्टी 7240 के ऊपर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में ये रैली थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है, 7350 7380 तक जा सकता है। लेकिन उस लेवल के आसपास आके हमारी सलाह ये रहेगी कि ये लॉन्ग पोजीशन से एक बार एग्जिट करिए और वहां पे वापस एक शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। तो यहां से इमीडिएटली देखें तो 80 पॉइंट का एक पुल बैक हमको लगता है कि अभी भी और देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। इस रैली पैनल देखिए सुबह से कोई भरोसा कर नहीं रहा है। विकास भी थोड़े कॉशियस थे, सिमी भी कॉशियस थी, आदित्य भी कॉशियस हैं। मेहरबून से पूछते हैं वो कॉशियस हैं या फिर यहाँ पर तेजी करनी चाहिए। मेहरबून, आप देखिए कच्चा तेल सुधर गया है, मारियो द्रागी के बयान पॉजिटिव आ गए हैं और लग रहा है कि जो खराब सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है या आप भी थोड़े कॉशियस हैं इस समय? अगर आपका इशारा है कि क्या मार्केट पे लैंड करना चाहिए तो आई थिंक क्लियर डिस्क्लोजर दूंगा कि गुरुवार और शुक्रवार पिछले हफ्ते के आई थिंक हम लोग ने बाइंग चालू की है। और बाइंग चालू की है फ्रंटलाइन सिलेक्टिव स्टॉक्स में। और मैं बात बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि आई पर्सनली फील इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई थिंक लोग कहेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी आके चली गई। क्योंकि आपने तेल की बात की, मैं फिस्कल पोजीशन की बात कर रहा हूं, मैं इंडेक्स लेवल्स की बात कर रहा हूं, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं, मैं एडिशनल कहूंगा कि आई पर्सनली फील दैट इंडिया विल स्टैंड आउट इन द नेक्स्ट 6-9 मंथ्स। अगर यूएस रिसेशन में जाता है, पॉसिबली मनी विल स्टार्ट कमिंग इनटू इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंडिया विल बी एट अ ग्रेट एडवांटेज। 6 महीने के बाद अगर जीएसटी पास हो जाता है, बैंक्स का प्रॉब्लम लार्जली सॉल्व हो जाता है, तो यू ओनली टेल मी व्हाट विल हैपन टू द मार्केट्स एंड एवरीबडी विल टर्न पॉजिटिव। लेकिन मेरा अनुभव कहता है पिछले 20 साल 22 साल मार्केट में जो रहा हूं कि आई पर्सनली फील मार्केट्स में नॉट हैव एट बॉटम्ड आउट कंप्लीटली। कारण ये है कि मैं हमेशा की तरह एक ही बात दोहराऊंगा कि बुल मार्केट्स आर मेड आउट ऑफ डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर। डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर का मतलब ये होता है कि अनिल जी ने क्या कहा, ईरानी ने क्या कहा, इसने क्या किया, सब कोसने लगते हैं मार्केट को, सब गाली देते हैं मार्केट को। मार्केट सट्टे का जगह है, वो सन अखबार में कुछ भी बोलता है, वो टीवी पे कुछ भी बोलता है एंड पीपल जस्ट वांट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। ये स्टेज आ रही थी लेकिन आई नहीं, रुक गई। तो शायद एक डाउनलेग बाकी है, बट बिफोर दैट इट्स पॉसिबल द मार्केट कैन सरप्राइज अस ऑन द अपसाइड फॉर द रीजंस यू सेड। ईसीबी चीफ ने जो कहा, आई थिंक वेरियस फैक्टर्स आर देयर, सो वी मे गो इवन टू 72 73 7400, मुझे पता नहीं है, बट मेरा पर्सनल व्यू एक डाउनलेग बाकी है। इसका मतलब मार्केट से दूर रहना? आंसर इज नो, यू कांट बाय द बॉटम, डोंट फॉरगेट दैट, and we are certainly very far away from the level to which we can go on the higher side. Third leg of the bull market जब भी शुरू होगा, I promise you सब लोग कहेंगे एक पाउंड से फिर से घटेगा, बाउंड से फिर से घटेगा, बट अल्टीमेटली एट मच हायर लेवल्स पीपल विल रियलाइज द थर्ड लेग इज स्टार्टेड। आई फील द थर्ड लेग इज सम टाइम अवे, एक डाउन लेग बाकी है और डाउन साइड में आई थिंक यू शुड गो एंड बाय अगेन इनटू द मार्केट फ्रंट लाइन स्टॉक्स। डोंट ट्राई टू टाइम वेयर द बॉटम इज, बट वी आर क्लोजर टू द बॉटम। तो मैं अमरीश मेहरबून मैं आपकी बात को ऐसे समअप करूं कि 500-600 पॉइंट की मंदी के लिए 3-4 हजार पॉइंट की तेजी को ना छोड़े। फ्राइडे को अगर यह सवाल पूछते मैं कहता कि मेरे ध्यान से फ्रंट लाइन में सिर्फ 3% निफ्टी का फॉल का चांस है, मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स कैन फॉल्टर 5, 10, 15, 20% ऑल्सो। 3% इसलिए बोलता हूं कि जो शेयर को मार्केट को मारना था वो काफी पिट चुका था। आईसीआईसीआई बैंक 195 के आसपास ज्यादा फॉल नहीं था। ओएनजीसी अगर आप देखो, आईटीसी अगर आप देखो, एलएनटी देखो, दे हैव कम टू लेवल्स वेयर मैं नहीं कहता हूं जाके खरीदिए, बट डाउन साइड लिमिटेड है, तो इंडेक्स को नीचे करने वाले स्टॉक्स बहुत कम बाकी थे। तो 3-4% फॉल तो आप पकड़ के चलिए, वो लेवल से अगर आप पकड़ो तो 6700 6800 तक निफ्टी आ सकता था। Whether it will come again after an upside, distinctly possible. And वो टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पब्लिक फिर से हाथ ऊपर करके कह दे सब शेयर मेरे बेच दो, and that is where I feel that smart people, smart money will come in and buy into the market, and at much higher levels the same retail public will think, oh, I should not have sold, in fact I should have gone and bought. So somewhere I feel this 2016 is going to be a challenging year for the market, and you need to be patient and buy into solid stocks जब भी आपको चांस मिलता है कि डाउनसाइड लिमिटेड। ओके, चलिए, तो अच्छे शेयरों में खरीदारी करिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। कुछ ही देर में मेहरबून से पूछेंगे कौन से अच्छे शेयर उन्होंने खरीदे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में कह रहे हैं उन्होंने बाइंग शुरू कर दी है, लेकिन पहले पूछते हैं आदित्य से। आदित्य, ये बताइए कि आपका मैं व्यू पढ़ रहा था, बैंक्स, फार्मा, मेटल सेक्टर आपको कमजोर लग रहा है
और आपने फार्मा में डीवीज लैब में बिकवाली करने की राय दी है, किस तरह के टारगेट्स दिख सकते हैं डीवीज लैब में? अगर पूरे फार्मा सेक्टर में देखें तो कल के पूरे सेशन में काफी प्रेशर था पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देख रहे थे। सिमिलरली डीबीज लैब ने अपने क्रूशियल लेवल्स को तोड़ा है, इसमें 1040 के आसपास काफी क्रूशियल एक सपोर्ट था जिसको उसने ब्रेक किया है लास्ट वीक और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ स्टॉक में हमने कल के सेशन में एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी थी ऊपरी स्तर से, तो यहां से हमको लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन डीबीज लैब में देखने को मिल सकता है और नीचे में स्टॉक 945 तक के लेवल दिखा सकता है। करंट लेवल्स में एक शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस ऑफ 1015। ओके, तो डीवीज लैब में बिकवाली करें। सारे मिड के फार्मा शेयर कमजोर दिख रहे हैं, चाहे औरोबिंदो, वोखार्ड, स्ट्राइड्स, टासुन, अजंता फार्मा, डीवीज। कल के सेशन में देखिए ये एकमात्र ऐसी स्पेस थी टेलीकॉम के अलावा जहां पर कमजोरी का माहौल थोड़ा नजर आया। लेकिन मजबूती वाले शेयरों की बात करें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आदित्य, यहां पर आपकी है खरीदारी की राय, क्या वजह आपने पसंद किया और क्या टारगेट्स है इसके? इंडिया बुल्स में पिछले कुछ दिनों में काफी एक शार्प करेक्शन देखने को मिला, लेकिन निचले स्तर पे देखें तो 590, 600 काफी एक अच्छा क्रूशियल सपोर्ट था। उन लेवल्स पे वापस स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, वहां से एक पुल बैक देखने को मिला। कल के सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा था, तो हमको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ है, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। ऊपर में स्टॉक 670, 680 तक के लेवल भी दिखा सकता है, तो यहां से काफी अच्छे चांसेस हैं कि स्टॉक में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि यहां से एक बाय करके चलना चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, और यहां से स्टॉप लॉस रहेगा 615 का, टारगेट रहेगा 680, 685 का। ओके, तो आदित्य ने एक बाय कॉल दिया है, एक सेल कॉल दिया है, डीवीज में बिकवाली करिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की राय। मेहरबून से पूछेंगे ब्रेक के उस पार कि उनको कौन से स्टॉक्स पसंद है आज की अगर बाजार खुलने के बाद, कौन से वो शेयर हैं जहां पर वो लॉन्ग पोजीशंस बनाना चाहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए मेहरबून आपको राय दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पूछेंगे उनसे शेयर ब्रेक के बाद। लेकिन अभी आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी अब 42 अंक की मजबूती दिखा रहा है, सुबह 20 अंक मजबूत था और देखिए धीरे धीरे बाजार खुलने से पहले ये मजबूती बढ़ती हुई, और इसका श्रेय सीधे सीधे अगर आप देना चाहें तो चाइना के मार्केट्स को दीजिए। कल जरूर थोड़ी नरमी देखी थी हमने इनमें, क्योंकि एक हफ्ते की छुट्टी के बाद खुले थे, लेकिन आज देखिए 2.5% का तगड़ा उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। हांगकांग के मार्केट भी 300 पॉइंट का दमदार प्रदर्शन दिखाते हुए। एक ब्रेक लेंगे और अभी लौट कर आते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और नजर रखिए कच्चे तेल पर। चर्चा यही चल रही है कि आज एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है जिसमें माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कट को लेकर आगे बात बने। और आप देखिए टाइमेक्स $30 के ऊपर, ब्रेंट क्रूड $34.5 पर इस समय ट्रेड करता हुआ 3 से 4.5% का जोरदार उछाल कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। मेहरबून है हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो वो खरीदारी करना चाहेंगे आज के बाजार में लॉन्ग टर्म के लिहाज से। मेहरबून बताइए, अगर एक शेयर आपको खरीदना होगा तो वो कौन सा होगा? आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, आई थिंक जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसके बाद कल हम लोग ने लैंड भी की है। वी आर बॉट इनटू इट, क्लियर डिस्क्लोजर देना चाहता हूं और मेरा पर्सनल व्यू है, आई कैन कॉन्फिडेंटली स्टेट के जो भी मैं समझता हूं आफ्टर द कॉन्फ्रेंस कॉल एंड लुकिंग एट द नंबर्स, I think people will talk about the stock positively only when it crosses 170, 180. अगर ये स्टॉक 200 होता है अगले 1-1.25 साल में तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। और ये मार्केट में हम अंडरस्टैंड करना चाहिए, जहाँ डिबेट होता है, जहाँ जो भी एक्सपर्ट आपके पास आता है, आप एक ही सवाल पूछोगे उसको और आपको भी इसका जवाब पता नहीं, एक्सपर्ट को भी पता नहीं कि मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है कि नहीं। यू हैव टू गो एंड बाय इनटू स्टॉक्स इन विच देयर इज अ सर्टेन अपसाइड and learn to be have a little bit of patience. Understand कीजिए कि 10 में से 3 स्टॉक होता है पोर्टफोलियो में जो आपको अच्छा रिटर्न देता है, और 3 स्टॉक में आपने कभी भी टाइम करेक्टली किया नहीं है। तो लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड नो दैट इफ बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक जो 138 के आसपास है, जो 150 हो सकता है, लेकिन फिर से पुल बैक देखिए 125 के आसपास आ सकता है, तो आइदर आई वेट फॉर 125 और आई बाय एट 130 नोइंग दैट इट्स 170-200 रुपीज। तो आप ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर खरीदिए, 3 महीने तक पैसा बने नहीं बने मत देखिए, बिल्कुल 10 से 20% नीचे आ जाए तो घबराइए मत, 3 साल में पैसा बनेगा इन लेवल से। आई वुड से 1 year, 1.5 year, even if it goes to 180, I think it's a return of 25-30% in a frontline stock. तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर कोई मुझे कहता है कि ये पैसे मैं आपको देता हूं, आपको गारंटी 25%, 30% फ्रंटलाइन स्टॉक पे देता हूं, तो आई थिंक I'll be very happy. Another stock similarly in the private sector is ICICI Bank.
जो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने तक 185 और 220 के आसपास घूमेगा। बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट जो भी स्टेप मैनेजमेंट ने लिए है और शायद अगले 1-2 क्वार्टर में लेगी, एंड वॉट एवर मिस्टर रघुराम राजन इज डूइंग, आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच शुड एटलीस्ट बी 280 to 320 इन द नेक्स्ट 18 to 24। तो आप ये कह रहे हैं कि 200 का 280 40%, मुझे 18 महीने में कोई फ्रंट लाइन स्टॉक में इतना क्या बुरा है। आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में एफडी कराने के बजाय शेयर खरीदें, 1 साल में एफडी से दुगुना टैक्स रिटर्न। आई थिंक सो, एंड मैंने एफडी तो कभी एडवोकेट की नहीं है। आप नहीं, मैंने आपने जो कहा उसका मैंने समझ निकाल लिया। तो साफ तौर पर मेहरमुन कह रहे हैं कि दूसरी बात, 1 साल के बाद टैक्स रिटर्न मिलने वाले हैं। एफडी में कुछ करे ना सरकार। तो चलिए, ये राय है यहाँ पर इन पिटे हुए बैंक्स में खरीदारी करने की। अब भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे भारतीय बाजारों की कितनी दमदार शुरुआत होगी। क्या सिर्फ 30-40 पॉइंट से काम हो जाएगा या इससे भी बेहतर मजबूत 7,200 के पार हम खुलेंगे, ये देखना होगा। इंटरेस्टिंग, रुपए में कितनी मजबूती और आ सकती है। साथ ही नजर रखेंगे हम कहाँ एफआई ब्रोकरेजेस हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं और वो तमाम शेयर जहां पर आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं। स्टॉक 2020 की टीम का रिकेप और साथ ही प्री ओपनिंग सेशन, पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।